नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें भावभीनी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति पूर्ण समर्पित रहा, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने देश हित को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका त्याग, संघर्ष और राष्ट्र सेवा आने वाली पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। धामी ने उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए अमूल्य योगदान को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित नागरासु गुरुद्वारे पर निहंग सिखों का अभी भी कब्जा बना हुआ है। निहंग सिख गुरुद्वारे की छत पर चढ़कर हथियार लहरा रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस बीच उन्होंने जिस सेवादार को बंधक बनाया था उसे छोड़ दिया है। प्रदर्शन कर रहे निहंग सिखों की मांग है कि कर्णप्रयाग में हुए बवाल में गिरफ्तार उनके साथी निहंग सिखों को पुलिस रिहा करे और स्थानीय लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। हालांकि इस सब के बीच अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं आपको बता दें कि मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री धामी से बात कर मामले की जानकारी भी ली थी, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा था कि राज्य में किसी भी स्थिति में किसी अतिथि को असुविधा नहीं होने देगा। नागरासु गुरुद्वारा विवाद को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने घटना को प्रशासन की विफलता बताते हुए इससे पहले कर्णप्रयाग में पुलिस चौकी के ठीक सामने मारपीट की घटना हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अब इस समय पुलिस क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि अब नागरासु स्थित गुरुद्वारे पर कब्जे जैसी स्थिति बन गई है, लेकिन प्रशासन अब भी प्रभावी कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि नागरासु विवाद पर जो है सियासत गर्म हो गया है। प्रशासन पर जो है कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का सरकार पे लगातार निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में प्रशासन और सरकार विफल क्यों है, आखिर इन चीज़ों के जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को सरकार की विफलता की दृष्टि से देख रही है। लगा ही नहीं कि उत्तराखंड में कोई मुख्यमंत्री भी है, कोई सरकार भी है। मैं इस बात से स्तब्ध हूं कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ के एसपी ये कहते हुए सुने जा रहे हैं, मतलब कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बात कही है कि जल्दी हम बेल करा देंगे। बेल कराना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होता है और सरकार इस मौके पर उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई, मुख्यमंत्री खड़े नहीं हुए, मुख्यमंत्री कहीं नहीं दिखे। ये बहुत ही अफसोसजनक है। पुलिस की चौकी से 20 मीटर की दूरी पर घटना और उसके बाद इतना बड़ा बवंडर होना और मुख्यमंत्री का कहीं सामने ना आना, ये बहुत बड़ी विडंबना है। नागरासु गुरुद्वारा रुद्रप्रयाग में हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी देनी है। दिनांक 20 जून 2026 को दिन में 3:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में 112 से सूचना प्राप्त होती है कि नागरासु गुरुद्वारा में दो पक्षों में विवाद हो गया है और उनके बीच बहस हो रही है। ये सूचना प्राप्त करने पर चौकी घोलतीर की फोर्स वहां पर पहुंचती है और उनके द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती है और मामले की पूर्ण जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया।
प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की गई। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी अपील करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। नगरासू में जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे के अंदर ही आपसी विवाद हुआ था और इसमें इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी को किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है। गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है। वहीं इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। अभय जी, नागरासू गुरुद्वारा विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कुछ अपडेट है? अभी भी ये कह सकते हैं कि जो नगरासू जो गुरुद्वारा जो विवाद है वो पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ जी। प्रशासन की तरफ से लगातार जो बातचीत हो रही है, ये शासन प्रशासन लगातार गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के साथ मिलकर जो सिख समुदाय के जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करने का कि गुरुद्वारे के अंदर 4 जो निहंग यात्री हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से अभी भी ये कह सकते हैं कि जो बातचीत की जो पहल की गई है उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आ पा रहे हैं। पहले 7 लोग थे लेकिन अब 3 लोगों को नीचे उतारा जा चुका है और तीनों लोग वापस नीचे उतर चुके हैं। उनसे बातचीत हुई है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने घटना का विवरण वहां पर दिया उससे लगता है कि अभी भी ये कह सकते हैं कि जो निहंग यात्री वहां पर है वो संतोषजनक यानी सही चीज से समझ नहीं पा रहे हैं और कि जो प्रशासन उनसे बातचीत करना चाह रहा है उन सब चीजों को वो पूरी तरीके से समझने विफल हो पा रहे हैं। इसी वजह से जो वार्ताएं हो रही है वो लगातार विफल वहां पर हो रही है। जो अभय जी, निहंग सिखों की जो है प्रमुख मांगे क्या है? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि निहंग यात्रियों की जो प्रमुख जो वहाँ पर मांगे हैं जिनकी तरफ से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से बातचीत वहाँ पर की गई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 16 तारीख को जो घटना कर्णप्रयाग में जो घटी थी जिसमें स्थानीय लोगों में सिख जो निहंग यात्री थे उनके बीच में जो विवाद वहाँ पर बढ़ा था, उसके बाद जिन 4 लोगों को निहंग यात्रियों को जो गिरफ्तार करने का काम कर्णप्रयाग कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था कि जानलेवा हमला उनकी तरफ से किया गया, धारदार हथियारों से ये हमला हुआ और उसी के खिलाफ उसी को लेकर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। अब उन सभी यात्रियों को छोड़ने की मांग और जो उनके ऊपर जो मुकदमे लगाए गए उन सभी को उन मुकदमों को वापस लेने की मांग इन निहंग यात्रियों की तरफ से यहाँ पर की जा रही है और ये कहा जा सकता है कि वो न्याय संगत इस समय नहीं लग पा रहा है क्योंकि जब मुकदमा दर्ज हो चुका है तो मामला कोर्ट के विचाराधीन और कोर्ट की तरफ से ही इस बात का निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। इसी पूरे मामले पर यानी जब विवाद लगातार बढ़ रहा है तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर बातचीत उन्होंने की थी और पूरे घटनाक्रम को उन्होंने जाना भी था और क्या कुछ इस पर आवश्यक कार्रवाइयां होती है, मामले को कैसे सुलझाया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर विचार विमर्श उनका वहां पर हुआ था। इस मामले को लेकर विपक्ष जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जो है वो लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, वो सरकार को विफल बता रहे हैं इस मामले को लेकर। देखिए लगातार विपक्ष तो यहाँ पर ये कह सकता है कि सरकार पर हमला हो ही रहा है। इसके अलावा सीधे तौर पर जिस तरीके से स्थानीय लोगों में भी आक्रोश वहाँ पर नजर आ रहा है तो सीधे तौर पर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती इस समय ये विवाद यहाँ पर नजर आ पा रहा है। यही वजह है कि कुछ चीजों के चलते स्थानीय लोगों के दबाव के चलते भी वो चीजें वहाँ पर सही रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही है जिससे मामले को सुलझाया जा सकता है। अब ये कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन इस पूरे मामले पर लिया है। जो ये कह सकते हैं कि जो जांचें वहां पर होनी थी यानी जो निहंग यात्रियों के बीच और स्थानीय लोगों के बीच में जो झड़पें वहां पर हुई थी जिसको लेकर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हुआ था, उसकी जांच अब ये कह सकते हैं कि हरिद्वार पुलिस की तरफ से वहां पर की जाएगी क्योंकि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भी ये मांग करी थी कि स्थानीय जो पुलिस है उसकी तरफ से वहां पर जांच न की जाए, उसमें कुछ संभावनाएं जांच को प्रभावित करने वाली हो सकती है। इसलिए दूसरे फिलहाल जो वहाँ की स्थिति है काफी तनावपूर्ण बताई जा रही है जिससे व्यापारियों का जो है वो व्यापार भी प्रभावित हो रहा है और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।
देखिए, अभी ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले तो जो प्रशासन की जो प्राथमिकता है वो उस यात्रा रूट पर यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने की है, ताकि कोई भी वहां पर ना रहे और यात्रा सुचारू रूप से चलती वहां पर रहे। उसके बाद जो प्रबंधन कमेटी यानी जो गुरुद्वारा जो कमेटी है उनके साथ मिलकर इन निहंग यात्रियों से बात की जा सके और उनको वापस नीचे उतारा जा सके, जिससे गुरुद्वारे का जो प्रबंधन है वो सही रूप से वहां पर काम कर सके। क्योंकि अभी भी ये कह सकते हैं कि जो 4 निहंग यात्री वहां पर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को अंदर तक नहीं आने दिया जा रहा है और लगातार जिस तरीके से ये घटनाक्रम वहां पर घट रहा है, कल भी जिस तरीके से पथराव वहां पर हुआ वो सीधे तौर पर बड़ा चिंताजनक विषय नजर आ रहा है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन को, बड़ा जिला प्रशासन को मिलकर ये निर्णय वहां पर लेना होगा कि किस तरीके से इस विवाद को सुलझाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी जरूर यहाँ पर कर रही है। जी अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। गदरपुर में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने एक प्रेस वार्ता में राम मंदिर निर्माण, धार्मिक स्थलों के प्रबंधन और केंद्र सरकार की नीतियों पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर देश विदेश से बड़े पैमाने पर दान एकत्र किया गया, लेकिन उसका स्पष्ट हिसाब जनता के सामने नहीं रखा गया। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का उल्लेख करते हुए दावा किया कि दान में मिले चांदी के सामान को गलाकर घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह शंकराचार्य की आपत्तियों के बावजूद राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में कराया गया। वहीं साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने इसे धर्म और राजनीति के बीच बढ़ती टकराव की प्रवृत्ति बताया और सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बोलने या ना बोलने से क्या हो जाएगा। ये तो दैनिक भास्कर की न्यूज़ थी, एक अखबार ने छापा है, कोई कांग्रेस के एलिगेशन नहीं है। ये उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके पता किया। और अब दान की बात कर रहे हैं। राम मंदिर बनाने के नाम पर विदेशों से, देश से अरबों खरबों रुपए लिया गया, वो कहाँ गया कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं आपको खुद एक ऐसा इंसिडेंट बनाती हूँ जो मुझे नहीं लगता किसी और ने आज तक इस पर चर्चा करी होगी। आडवाणी जी ने पूरे देश में जब रथ यात्रा करी थी, ठीक है, ये एलिगेशन मेरा नहीं है, उनकी जो पहले की बहू थी जो गौरी अडवाणी, उसने एक पत्र लिख के रिलीज किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो उनकी सेक्रेटरी थी उस समय में। पूरे इंडिया में ट्रक घूम रहे हैं लोग, ना क्या दे रहे हैं, ट्रक भर के राम लल्ला की मूर्तियां दे रहे हैं उनको। कोई गदा दे रहा है, हनुमान जी का गदा दे रहा है, कोई उनको चांदी का सामान दिया गया पूरे देश से। और अडवाणी जी ने क्या किया, उसको गलाकर घर की कटलरी बना दी, घर के छुरी कांटे चम्मच बना दिए उसके। ये एलिगेशन मेरा नहीं है, फिर से मैं कह रही हूँ। पत्र शायद मुझे आज भी कहीं मिल जाएगा वो रिकॉर्ड में। तो ये तो धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं। धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप धार्मिक नहीं है, मैं नहीं हूँ, हम पूजा पाठ नहीं करते, हम भगवान राम को नहीं मानते, नहीं, हम मानते हैं। वो क्या कहते हैं, भगवान राम को हमने घर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य योजना के तहत 4 महत्वपूर्ण विकास कार्यों की स्वीकृति दिलाई। सोमवार को वार्ड 12 किशन नगर के सिरमौर मार्ग में बोरवेल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ती आबादी और पेयजल की बढ़ती मांग को देखते हुए इन योजनाओं का क्रियान्वयन आवश्यक है। प्रस्तावित कार्यों में राजेंद्र नगर गली नंबर 4 में 125 mm बोरिंग, ललित पैलेस के निकट पेयजल सुदृढ़ीकरण, लोहारवाला स्थित सामुदायिक भवन में पेयजल व्यवस्था स्थापित करना, रिस्पना मार्ग पर 125 mm बोरिंग शामिल है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन योजनाओं के पूरा होने से हजारों स्थानीय लोगों को नियमित और बेहतर पेयजल सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग प्रकरण में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। घायल सिख श्रद्धालुओं के पिता की शिकायत पर 20 जून 2026 को थाना कर्णप्रयाग में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मारपीट की एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले से जुड़े दोनों अभियोगों की विवेचना चमोली से हरिद्वार जनपद स्थानांतरित कर दी गई है,
जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर की निगरानी में होगी। वहीं सिख संगठनों द्वारा स्थानीय पुलिस के कथित व्यवहार और आचरण संबंधी आरोपों की जांच डीआईजी यशवंत सिंह को सौंप दी गई है, जिन्हें 2 सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिनांक 16/6/2026 को जनपद चमोली के कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं एवं स्थानीय व्यक्तियों के मध्य विवाद के पश्चात मारपीट की जो घटना हुई थी, उसमें सिख श्रद्धालुओं के विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिताजी की शिकायत पर उनके साथ कथित मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 20/6/2026 को थाना कर्णप्रयाग में एफआईआर दर्ज की गई है। थाना कर्णप्रयाग पर पंजीकृत उपयुक्त दोनों अभियोगों की निष्पक्ष, पारदर्शित एवं स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विवेचनाएं चमोली जनपद से हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित की गई हैं, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार श्री नवनीत सिंह भुल्लर इसके निकट पर्यवेक्षण में विवेचनाओं को संपादित करेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सिख संगठनों द्वारा सिख श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय पुलिस के कथित आचरण एवं व्यवहार के आरोपों की जांच डीआईजी श्री यशवंत सिंह चौहान के सुपुर्द करते हुए उन्हें 2 सप्ताह में आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड पुलिस सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का पूर्ण सम्मान करती है तथा प्रत्येक प्रकरण में कानून के अनुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी, न्याय संगत कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद ऋषिकेश में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। पंजाब से सिख समाज के जत्थे के पहुंचने की सूचना पर अधिकारियों ने हरिद्वार रोड स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में दिन भर निगरानी बनाए रखी। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों ने हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा से मुलाकात कर यात्रा संबंधी जानकारी ली। वहीं गुरुद्वारा परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा। सीओ तुषार वोहरा ने बताया कि सिख प्रतिनिधि मंडल के कुछ सदस्य देहरादून गए हैं, जबकि कुछ श्रद्धालु गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे। अब खबर हल्द्वानी से। नगर निगम के वार्ड नंबर 9 की राजनीति जिला और सत्र न्यायालय के एक फैसले के बाद फिर चर्चा में आ गई है। न्यायालय ने पार्षद राजेंद्र जीना का निर्वाचन निरस्त कर दिया है, जिसके बाद मामला अब उच्च न्यायालय तक पहुंचने की तैयारी में है। वहीं आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारी और पूर्व प्रत्याशी ललित जोशी ने न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान मनमानी की गई और उनके चुनाव में भी इसी तरह की अनियमितताएं देखने को मिली थी। वहीं पार्षद राजेंद्र जीना ने फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्ज हो मुकदमे गंभीर नहीं थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यालय में वे वापस हो चुके थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दुर्भावना के तहत पुराने मामले को फिर से उठाया गया है। जीना ने उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देने की भी बात कही है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के अगले कदम पर टिकी हैं। देखिए, लोकतंत्र में इसके चारों स्तंभ से न्यायपालिका का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन न्यायपालिका ने आज जो आदेश दिया है, तो क्योंकि सीनियर कोर्ट में वो जाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य और अचंभित हूँ मैं इस बात को लेकर के कि एक ऐसे केस जो कि कोरोना काल पर कोई एक केस था और उस केस को आधार बना करके अगर कोई चीज़ रद्द कर दी जाती है, वो भी एक चुने गए पार्षद को डिबार कर दिया जाता है और साथ ही साथ उनको ये बोल दिया जाता है कि साहब को आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आप। तो ये थोड़ा सा ये ऐसा लगता है मुझे कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग आखिर क्या चाहता है कि लोकतंत्र को सब कुछ अपने हाथ में ले ले, या तो ये उसी समय खत्म हो जाता है, ये प्रकरण उसी समय रद्द कर दिया जाता। तो चुनाव आयोग के हाथ में ये था, उसी समय रद्द कर दिया जाता, उसी समय आपत्ति का निस्तारण कर दिया जाता। अब ये प्रकरण जो सामने आए तो ये बड़ा अचंभित करने वाला फैसला है। माननीय न्यायालय का सम्मान है,
और जैसी न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था में जूनियर कोर्ट से सीनियर कोर्ट में भी जाएंगे, सबके पास ये अधिकार है, जाएंगे। लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र के लिए बड़ी आश्चर्यजनक व्यवस्था है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी रहा हूं, जहां उठा करके कई जो वोट उठा करके दूसरे में लिख दिए गए और स्पष्ट रहा। और मेरे वाले प्रकरण में भी न्यायपालिका ने, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया कि साहब आप लेट आए, तो ये सब मिल करके कहीं ना कहीं अंदर एक पैदा करते हैं कोई ना कोई चीज की, इस चीज को जो है थोड़ा सा देखना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को साकार करने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान में पुलिस टीमों ने एनसीसी कैडेट्स, स्कूली छात्र छात्राओं और आमजन के साथ जागरूकता रैलियां निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभाव, उसके कारणों और बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। अभियान के दौरान पैम्पलेट वितरित किए गए। सभी प्रतिभागियों को से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स की शपथ दिलाई गई। वहीं पुलिस अधिकारियों ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। साथ ही आमजन से अपील की गई कि नशीले पदार्थों की तस्करी या बिक्री की कोई भी सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ने आश्वासन दिया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।